बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले ये कहते हैं कि असल कहानी उस वक्त शुरू होगी जब DGISI का नोटिफिकेशन होगा या फिर नहीं होगा। अभी तो मामला देखो और इंतजार करो, यानी वेट एंड सी पर लगा हुआ है। इस हवाले से जितनी भी खबरें या इतलात आ रही हैं वो तकरीबन यकतरफा है, बल्कि बिल्कुल यकतरफा है। यानी हुकूमत की तरफ से ही बताया जा रहा है कि इस मामले में एक दिन लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है। यानी नोटिफिकेशन ना हुआ, कोई तेल का कुआं यानी कुएं में से तेल निकाला जा रहा है जिसमें से रोज तेल निकलने की उम्मीद पैदा होती है और अगले दिन पर डाल दी जाती है। अब नोटिफिकेशन जारी न करने के पीछे यकीनी तौर पर कोई बड़ी वजह है। इसे माज तोहम परस्ती या नेक तारीखों के इंतजार में अगर रोका गया है तो खास साहब के करीबी लोगों का ख्याल ये कि हो सकता है 12 रबीउल में कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए और कोई अपने कीदे और ईमान की पुख्तगी पर मोहर लगवाने का ख्वाहिशमंद हो। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपसे बेहतर किसी को नहीं मालूम कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, तो इस पर किसी को एतराज होना नहीं चाहिए। अगर कोई मुमकिन तारीख हुकूमत की तरफ से दे दी जाती तो ज्यादा प्रॉब्लम ना होती, लेकिन अब हुकूमत सारा मलबा डाल रही है दूसरे लोगों पर और लोगों के बारे में कहा जा रहा है जिनमें मीडिया और अपोजिशन के लोग शामिल हैं, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये अवाम में गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि गलत फहमी तो खुद हुकूमत ने पैदा की है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद तस्लीम किया है कि इबहाम था, फिर ये माना कि इबहाम दूर हो गया है, लेकिन उसके जवाब में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। और अगर इबहाम दूर हो गया था तो फिर मुज़ाकराती टीमें क्यों भेजी गई और रास्ते से वापस क्यों बुलाई गई या वापस भेजी गई। तो बहुत से सवालात हुकूमत के पैदा कर रहे हैं। अब इसमें फौज का ज्यादा बेहतर और प्रोफेशनल किरदार नजर आता है कि एक प्रेस रिलीज जारी करने के बाद उधर से एक भी बयान या स्टेटमेंट सामने नहीं आया, तो ये वन साइडेड लव अफेयर चल रहा है, यानी एकतरफा मोहब्बत है और एकतरफा मौक़िफ़ है और एकतरफा बयानबाजी है। अब फौज की तरफ से भी खुद हुकूमत के लोग बयान दे रहे हैं, यानी फौज की तर्जमानी भी हुकूमत कर रही है कि हम सब एक पेज पर हैं और बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि तल्लुकात अच्छे थे, अब नहीं रहे। खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित होती है, तो दूसरी तरफ खामोशी है और ये खामोशी बहुत से लोगों को खौफजदा कर रही है। लोग मार्शल्ला दौर के किस्से कहानियां बयान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मार्शल्ला के हालात पैदा किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से खामोशी ये बताती है कि वो कोई सिचुएशन को खराब करने के मूड में नहीं है। वरना ये मामला अगर दो तरफा होता तो शायद इसमें बहुत गर्मी आ चुकी होती। अब या तो एक तरफ से कोशिश की जा रही है कि वहां से जवाब आए और कोई बड़े पैमाने पर सींग फंस जाए, लेकिन दूसरी तरफ जरा समझदार लोग हैं तो प्रोफेशनल है, तो उन्होंने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब मुझे यकीन है कि ये कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं है जिसमें मार्शल्ला की बातें की जाए या मार्शल्ला की हुकूमतें आए। आज के दौर में मार्शल्ला की हुकूमत चल नहीं सकती। वैसे भी बहुत से लोग ये कहते हैं, इस लड़ाई से पहले भी लोग ये समझते थे कि ये हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत मार्शल्ला की जदीद शक्ल होता है, तो फिर मार्शल्ला की क्या जरूरत है। और यही परेशानी की वजह भी है कि इस किस्म की सूरत हाल क्यों पैदा की जा रही है, जिससे मुल्क में बेचैनी पैदा हो रही है, अफवाहों और क्या सराइयों के बाजार गर्म है और लगता यूं है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री के दरमियान को बहुत बड़ी खलीज आ गई है। तो अब तारीख का मसला है कि खान साहब ने किस तारीख पर यह नोटिफिकेशन जारी करना है। अब खान साहब का इस मामले में कोई पोजीशन लेना, इस मामले को लटकाए रखना और जेन्युइन कन्फ्लिक्ट अगर ये ना भी हो तो इसके असरात तो आएंगे और इसके असरात नहीं आएंगे इस बात की गारंटी कौन देगा। क्योंकि एक नोटिफिकेशन ना होने से जो फर्क पड़ रहा है वो ये है कि तकरीबन 4 कोर्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त इंतजार कर रही है अपने कमांडर्स के कि उनके नोटिफिकेशन हो और वो अपनी अपनी जगह पे जाएं। और अभी जिनको जो DGISI जनरल फैज हमीद हैं वो भी अपनी नई कोर में उन्होंने 25 अक्टूबर को जाना है, लेकिन सब कोर्स अपने अपने कमांडर्स के इंतजार में है और ISI के हेड के इंतजार में है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो ये कंटिन्यूशन जारी है। अगर ये मामला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान है जैसा कहा जा रहा है, तो
किसी तीसरे फरीक को इसका इल्म नहीं, तो इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसे खुफिया क्यों रखा जा रहा है। मुझ जैसे सहाबत के तालिब इल्म तो ये समझते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर को ताकतवर शख्सियत बनाया जा रहा है, उन्हें ताकतवर शख्सियत के रूप में ढाला जा रहा है, ताकि सिविलियन या दुनिया जो कहती है जी हमने डिक्टेटरशिप से बात नहीं करनी, कोई सिविल वज़ीर लाए, डमी से बात नहीं करते, पपड़ लोगों से बात नहीं करते, तो उनको ये टॉनक दिया जा रहा है, ये ताकत दी जा रही है। लेकिन दूसरी थ्योरी ये कहती है कि मसला आने वाले इलेक्शन का है। हाँ साहब उसी किस्म का बंदोबस्त चाहते हैं जो उन्हें 2008 में करके दिया था, बल्कि उससे भी ज्यादा वो चाहते हैं। इस बार वो 2/3 अक्सरियत की गारंटी चाहते हैं। तो उनकी ख्वाहिश अपनी जगह पे, क्या उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पे लगाया जा सकता है? तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। एक तरफ तो सियासत है, दूसरी तरफ प्रोफेशनल इदारा है, उनकी तरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो सियासी मामलात के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और अपने नज़्म ज़ब्त को दांव पे लगा रहे हो। तो हमारे कुछ तज्जिया निगारों का ख्याल ये है, जो आजकल बातें कर रहे हैं कि खास साहब चूंकि किसी एक वक्त में उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइशें मानी जाती रही हैं, तो उन्हें अब आदत पड़ गई है और वो मतलूबा सहूलत छीने जाने पर खफा है। असम्बलियाँ तोड़ने की भी सुना धमकी दी गई है, लेकिन अब हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। इसलिए अब इंतज़ार इस बात का नहीं है कि किसका नोटिफिकेशन होता है, इंतज़ार इस बात का है कि नोटिफिकेशन होता कब है, और उस नोटिफिकेशन के बाद क्या वो जो एक पेज की बात की जाती है क्या वो बरकरार रहता है। इसके बाद जाहिर है कि एक पॉलिटिकल चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो उन्होंने भी सामने आना है, और वक्त ने साबित कर दिया है कि ये जो अपॉइंटमेंट थी या अपॉइंटमेंट है, इसका ताल्लुक मुल्क के सियासी मुस्तकबिल से हो सकता है, क्योंकि अगर इसका ताल्लुक माजी में सियासत से रहा है तो फिर फ्यूचर में भी सियासत से इसको लाताल्लुक नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से ये तकर्री या नोटिफिकेशन इस वक्त पूरे मुल्क के लिए सुहाने रूह बना हुआ है। सब लोग इस पर एंक्शस हैं, इंतजार में है कि ऊंट किस करवट बैठता है, और खास साहब ने उस नोटिफिकेशन को रोक के अमली तौर पर एक वो कहते हैं ना स्टेटस को की सूरत हाल पैदा कर दी, एक डेडलॉक पैदा कर दिया। तो इसीलिए इस ओहदे पर होने वाली तकर्री और इसके हवाले से जो ताकीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, उसके असरात कहीं ना कहीं मुरत्तब होने हैं, और असल कहानी अब नोटिफिकेशन के बाद ही शुरू होगी। अब इस बात पर अफसोस करें, खुशी मनाएं, मातम करें, क्या करें? पेट्रोल 137 रुपये फी लीटर हो चुका है, और कहने वाले कहते हैं कि पेट्रोल जब तक $1 फी लीटर नहीं होता ये काम रुकेगा नहीं। मगर डॉलर तो खुद किसी एक जगह नहीं रुक रहा। तो ये जो आवाम को फ्री फॉल इकॉनमी के बारे में फ़ायदे बताए जा रहे थे, खास साहब ने और बहुत से लोगों ने बताया था कि इकॉनमी को फ्री फॉल छोड़े तो उसके अंदर बड़ी जान आती है, इसीलिए रुपए की कीमत जो है वो उसको डीवैल्यू किया गया, और डॉलर जो है वो माशाल्लाह उसको ऐसा फ्री फॉल है कि वो रुपया गिरता ही चला जा रहा है। तो उसके नताइज जो है वो अवाम के सामने आए, और इस फ्री फॉल इकॉनमी ने अवाम को एक ऐसे समंदर में धकेल दिया है जिसमें महंगाई, बेरोजगारी के मगरमच्छ उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं, लेकिन लीड क्लास हुक्मरान तबका उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। तो महंगाई के कसूरवार सिर्फ हुक्मरान नहीं है, बल्कि वो भी है जो अवाम के वोट लेकर असम्बलियों में पहुंचे हुए हैं, उनमें अपोजिशन जमातें भी हैं जो अवाम को हकीकी मसाइल पर रहनुमाई फराहम करने में अभी तक तो नाकाम है। लड़ाई चल रही है लेकिन महंगाई पर नहीं चल रही। तो हुकूमत दूसरी तरफ उसको नए महाज खोलने से फुर्सत नहीं, खुद रोज नया बहरान पैदा करते हैं और फिर उसे अगले दिनों में हल करने चल पड़ते हैं। टाइम पास होता रहता है, रात को बिजली महंगी करते हैं, सुबह पेट्रोल पंप गिरा देते हैं, चीनी की मिलों पे छापे मारे जा रहे हैं ताकि मजीद बहरान, मजीद क्राइसिस पैदा हो जाए, और सरकार के जो मदा सरा है वो हमें अच्छे दिन आए हैं का नगमा सुनाते रहते हैं। वज़ीर अपने अरकान असम्बली से फरमाइश करते हैं कि अवाम को जाकर बताएं कि महंगाई के जिम्मेदार वो नहीं, सारा किया धरा नवाज शरीफ का है या फिर उसके बाद कोरोना का है जिसने पूरी दुनिया को महंगाई की लहर में लपेट लिया है। तो सियासी ड्रामाबाजी पूरे रूज पर है। कभी AVM मशीन पर झगड़ा, कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों पर झगड़ा, कभी चेयरमैन नैब पे झगड़ा,
कभी अपोजिशन के साथ बात नहीं करनी, इस पे झगड़ा, कभी ऑर्डिनेंस का झगड़ा। तो खान साहब ने जब ये कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो बहुत से सादा दिल ये समझते थे कि उनका इशारा सियासी मुखालफिन की तरफ है, जिनको वो करप्ट कहते थे, माफिया कहते थे, जिनको ये कहते थे कि पाकिस्तान की बर्बादी के वो जिम्मेदार हैं। मगर आज तो यूं लगता है कि पूरा पाकिस्तान रो रहा है, और हकीकत में वो इन सारे पाकिस्तानियों को ही मुखातब करते थे, और आज सारे पाकिस्तानियों को वो शायद सियासी मुखालिफ समझ बैठे हैं, क्योंकि सियासतदानों की बजाय रो तो अवाम रहे हैं। अब तो ये बेहतरीन इनका हल है कि साइकिल ले लें, साइकिल पे चलें, इसके बाद फिर पैदल ही है। अल्लाह करे ऐसी तब्दीली और ना आए, जितनी आ चुकी है ये बहुत है हमारे लिए। हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया इसी दौरान, इसी दौर में। ये कौन सा बादशाह है, समझ में नहीं आ रहा है। सही इमरान खान तो हुकूमत चला ही नहीं सकते, ना ही उनको बस का रोग है। बहुत हालत ख़राब है, काम धंधा ही नहीं है सर। इन्होंने बड़ा गलत किया मुल्क का सर, हम क्या करें सर। ना सर, ये इसकी हुकूमत ही फेल है। गवर्नमेंट जो है ना, पहले गवर्नमेंट्स को चोर कहते थे, लेकिन इनसे बड़े चोर जो है ना, मेरे ख्याल में मेरा तो 50 साल एज है, हमने नहीं देखा। अब अल्लाह जाने अशराफिया का गुस्सा अवाम पर निकल रहा है या अशराफिया अपना गुस्सा अवाम पर निकाल रहे हैं, कुछ तो है। महंगाई 73 साल की बुलंद तरीन सतह पर है और आमदनी कम तरीन सतह पर है, और लोगों की आपने गुफ्तगू सुन ली, ये लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सूरत हाल एनार्की की तरफ बढ़ रही है। जब अवाम फ्रस्ट्रेट होते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए जेब में पैसे ना हो, इस्तिताअत भी ना हो, और ज़रूरियात सामने मुंह खोले खड़ी हो, तो फिर उस माशरे में जराइम जन्म लेते हैं, तहरीकें पैदा होती हैं। इंसान बुनियादी तौर पर, फितरी तौर पर बागी है, तो उसके अंदर वो बगावत सर उठाने लगती है। जब हुक्मरान तबके में चोरों का राज हो, करप्शन में सर से पांव तक लुथड़े हुए लोग वजारतों और अहम ओहदों पर बैठे हो, तो फिर अवाम हुक्मरानों को बददुआई देंगी। तो मसला सिर्फ ये नहीं कि इस मुल्क में महंगाई है, अब महंगाई तो आलमी इशू है, मसला तो ये है कि आमदन के जराए महदूद कर दिए गए हैं। 3 साल से जो इस मुल्क में सियासी माहौल है वो इतनी बुरी तरह से खराब किया गया है कि मईशत मुंह के बल जा गिरी है। अब जीडीपी जब मनफी हुआ था तो उसी वक्त ये पता चल गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पे जा रही, बढ़ रही है। अब करप्शन खत्म करने के नाम पर आपने हर चीज, हर इदारे को तबाह कर दिया। तो यही वजह कि अवाम में इस महंगाई का मुकाबला करने की सकत नजर नहीं आती। अब खान साहब जो कहा करते थे कि महंगाई के हवाले से अगर इजाजत हो तो वो भी आपको दिखा दे, ताकि आपको याद हो कि वो क्या फरमाया करते थे। पाकिस्तानी कौम के ऊपर बिजली की कीमतें बढ़ाई तो हम तैयारी करेंगे केवल नाफरमानी की तरफ जाने के लिए। महंगाई वैसे ही इस्पानों पे, हर दूसरे दिन बिजली ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल, तो लोग पिस गए हैं बेचारे। लोगों को घर में ये जो बिजली के बिल आए हैं, मेरे घर जो बिजली का बिल आया है, ना हीटर चल रहे थे ना एयर कंडीशन चल रहे थे, दुगना बिल आ गया। लाइनें अब देख लें कि पेट्रोल है नहीं, फिर सरचार्ज लगा दिया है, सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर भी लगा दिया है, बिजली पे भी लगा दिया है। ये धरना होता तो ना अभी बिजली भी और सस्ती होनी थी, धरना होता तो पेट्रोल भी अभी और सस्ता होना। पेट्रोल की किल्लत है, ये हो सकता है कि अगर धरना होता तो ये किल्लत ना होती। सर चार्जेस लगा दिए, दुनिया में 60% तेल कम हो गया, तो बजाय कम करने के सर चार्ज और लगा दिए। आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है अवाम देगी बेचारी। ये ताकतवर पैसे वाले लोगों के लिए फायदे और आम आदमी की कमर तोड़नी और महंगाई करके। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो खान साहब के बहुत सारे बयान लोगों के पास रिकॉर्ड पड़े हैं, और मीडिया वो आपको सिर्फ याद दहानी के लिए चलाता है ताकि अगर आपको जेहन में कभी ये बात आ जाए कि आपने अवाम से ये बातें की थी, तो शायद महंगाई को कंट्रोल करने का ख्याल आपके जेहन में आ जाए। ये दुरुस्त है कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ये कि महंगाई भी हो रही है
और लोगों के पास महंगाई का मुकाबला करने की सकत नहीं रही। अब एक और हमारे दोस्त है वज़ीर दाखिला आजकल शेख रशीद साहब, ये भी किसी ज़माने में कहा करते थे कि ओह बड़ी महंगाई हो गई, पेट्रोल जो है वो 70 रुपये का हो गया, ये 50 का होना चाहिए था, और गरीब मर रहा है, गरीब रुल गया है, जला दो, गिरा दो। आज वो कहते हैं कोई हुक्मरान नहीं चाहता कि महंगाई हो। तो भाई ये बात जब उस वक्त जो हुक्मरान थे, क्या वो ये चाहते थे कि महंगाई हो? तो आज तो वो कह रहे कि जी मुल्क का माहौल बिल्कुल ठीक है और सब चीज़ें तय हो चुकी हैं। वो DGI से भी बात कर रहे हैं, वो महंगाई पे भी बात कर रहे हैं और वो दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। यानी अगर प्रॉब्लम आपका क्रिएट करता हुआ है, नोटिफिकेशन हुकूमत ने नहीं किया, तो मुतनाज़ा हम बना रहे हैं। DGI से की तकर्री या नोटिफिकेशन के हवाले से, या जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी तकर्री और तबादलों के हवाले से, वहाँ जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं मूवमेंट का, वो तो आपके नोटिफिकेशन और आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और मुतनाज़ा हम बना रहे हैं। तो हम बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं बना रहे, लेकिन शेख रशीद की सुन लें, इनकी सुनने के बाद फिर आपका जो दिल चाहे आप इन्हें दुआएं दे सकते हैं। मैं कल कह चुका हूं कि इंशाअल्लाह ताला मुल्की माहौल ठीक है और सारी चीज़ें सेटल हैं। और ये जब भी ऐसा वक्त होता है, बाज़ लोग पाकिस्तान के हसास तरीन अदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। और मैंने कहा कि इस जुमे से जो कल गुजरा, अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे और वो लोग जो बदख्वाह हैं हमारे अजीम अदारों के, और जमहूरियत उनको एक आंख नहीं इमरान खान की भांति, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं लेकिन वो नाकाम होंगे। देखें, ये सारी दुनिया में एक लहर चली है जिसकी हम भी जद में हैं। कोई हुक्मरान ये नहीं चाहता कि वो महंगाई हो, और हमें मालूम है, हम लाल हवेली से उठ के आए हैं और हमें मालूम है। और दुनिया में जो एक बहरान आया है ऑयल के प्राइसेस का, ऑडिबल ऑयल का, वीट का, उस प्राइस, उस जो हमें एक महंगाई दुनिया से आ रही है, क्योंकि हम इतनी बड़ी आबादी हैं और अफगानिस्तान भी आप देखें जिस हालात से गुजर रहा है, इसलिए हम पे ज्यादा जिम्मेदारी। तो गंदम हमारे यहाँ पैदा होती है, चावल हमारे यहाँ पैदा होते हैं, कपास हमारे यहाँ पैदा होती है, तो महंगाई बाहर से आ रही है। तो ये है हमारी फिलॉसफी महंगाई के हवाले से। चूंकि दुनिया में महंगाई हो रही है तो हमारे यहाँ भी महंगाई हो रही है। और एडिबल ऑयल की महंगाई का पेट्रोल की कीमतों से क्या ताल्लुक है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो इस वक्त $84 फी बैरल है क्रूड ऑयल, और पाकिस्तान में इसकी कीमत हो गई 137 रुपये। अगर किसी को याद हो तो 2014-15 में ये जब कीमतें बढ़ी थी तो उस वक्त आलमी मंडी में जो क्रूड ऑयल है वो $120 तक चला गया था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में तेल की कीमत कभी भी 112 और 110 से ऊपर नहीं गई थी। ये मैक्सिमम कीमत थी जो कि बहुत महंगाई के दौर में गई थी। और उसके बाद फिर आज $84 बैरल है फी बैरल, और कीमत चली गई है 137 रुपये में, और के वो 150 तक ले जाएंगे। तो कौन रोक लेगा? क्योंकि अभी तो IMF से हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मुज़ाकरात करने गए हुए हैं। अभी तो उन्होंने एक लंबी फहरिस्त देनी है उनकी मुतालबात की कि क्या करना है पाकिस्तान में, अगर आपने पाकिस्तान को कोई कर्ज वर्ज पाकिस्तान को लेना है। तो पीपल्स पार्टी अब थोड़ी सी हिली जुली है। वो कह रहे हैं हम भी शायर दस्तूर पर एहतजाज करेंगे, हम भी हिस्सा बकदरे जुस्सा डालेंगे। थोड़ा बहुत एहतजाज जमात इस्लामी ने भी किया है, आज नून लीग भी बहुत बड़ा जलसा कर रही है। तो महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवीवाला, ताज खैदर के हमरा पलवश शाह के साथ मिलकर उन्होंने आज बात ये की कि हम बैठ के नैब के बारे में बताएंगे सदर मुमलकत को, और नैब ऑर्डिनेंस को अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। बात कर रहे हैं महंगाई पे कि महंगाई पे हम एहतजाज करेंगे और नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से हम कुछ चीज़ें बताएंगे। अब नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से अचानक पीपल्स पार्टी को क्यों याद आया? इतना बड़ा मुल्क में क्राइसिस चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि इतने बड़े क्राइसिस में पीपल्स पार्टी की खामोशी समझ से बालातर है। लेकिन पिछले दो दिनों में जो एक्टिविटी हुई, एक तो जरदारी साहब ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरीत की दरख्वास्त दी थी, वो होगी मनसूख, उसको एंटरटेन नहीं किया अदालत ने। दूसरा, आगा सराजदारी की गिरफ्तारी के लिए नैब वाले बड़ी तेजी से एक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी बेल कैंसिल हो गई है। तो अब पीपल्स पार्टी का फर्ज बनता है कि वो थोड़ा बहुत हिले जुले
वरना तो ज़ाहिर है बड़ी पिटाई होगी। तो आ गए हैं वो नैब के ऊपर बात करने और आ गए वो महंगाई के ऊपर बात करने, वरना इससे पहले वो भी बड़े चिल प्रोग्राम में थे। तो क्या कहा सलीम मंडी वालों ने, ज़रा सुन लें। बल्कि ये चीज़ हमने आज अनाउंस करनी थी कि हम एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इन इस्लामाबाद अगेंस्ट महंगाई, और पीपल्स पार्टी इसको लीड करेगी और हम सारी पार्टियों को इनवाइट करेंगे। और यही चीज़ गुजरा आप देख रहे होंगे टेलीविज़न पे हर जगह हो रही है, क्वेटा से लेके कराची तक हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह। मगर हम एक यूनिफाइड प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे वॉक करेंगे अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर हाउस, अगेंस्ट द गवर्नमेंट के ये महंगाई के खिलाफ जिद्दोजहद हम यहीं से शुरू करेंगे। मेरा कहना वही है जो मैंने आपको पहले कहा कि नैब का ऑर्डिनेंस वन साइडेड लाना ही गलत है। देखें, जब तक ऑपोजिशन कोई भी लेजिस्लेशन में आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो वो तो एक वन साइडेड कानून है, वन साइडेड ऑर्डिनेंस है। इससे किसी को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा वो सेकेंडरी क्वेश्चन। अब पीपल पार्टी महंगाई के खिलाफ निकल रही है और पीपल पार्टी की मरकजी क़यादत ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो इसको लीड नहीं कर रहे और बाकी के जो लोग हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी के चंद लोगों का ज़रा जाके महंगाई पे बात करो, क्योंकि आवाम की चीखें निकल रही है और महंगाई वो इशू है जिसपे आवाम अगर एक दफ़ा बाहर निकल आए तो फिर इनको वापस भेजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसमें तो लग ये रहा है कि फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ रही है। तो नैब के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम का फैसला भी कर लिया है, यानी नया तरमीमी ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली का जो हालिया इजलास है इसके ख़त्म होने के बाद जारी किया जाएगा। अब उसमें कहा जा रहा है कि अवाम के साथ वसी पैमाने पर धोखाधड़ी और फ्रॉड को दोबारा नैब के इख्तियार में लाया जाएगा। ये ऑर्डिनेंस पिछले जो भी सदारती ऑर्डिनेंस आया था इसमें ये केसेस नैब से के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए थे। मौजूदा ऑर्डिनेंस में मुलज़म पर करप्शन का यानी जितनी करप्शन का इल्ज़ाम है ज़र ज़मानत उतना ही रखा गया है, लेकिन अब एहतसाब अदालत को ज़र ज़मानत के तयन का इख्तियार देने का फैसला भी किया गया। यानी अगर 4 करोड़ की डकैती है तो अदालत कह सकती है कि आप 10 लाख दें और जमानत लेके निकल लें। हालिया ऑर्डिनेंस से तासुर ये मिल रहा है कि बयान सिर्फ वीडियो लिंक पर ही रिकॉर्ड हो सकते हैं। गवाहान के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन बयान पर भी वजाहत होगी। तो फैसला ये किया गया है कि इसमें थोड़ी तब्दीलियाँ लाई जाए और उसके अंदर कुछ चीज़ों को ख़ासकर चूँकि लोग जो PTI के लोग हैं वो ये समझते हैं कि नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसके बाद नैब का तो हो गया बोलो राम, और अब इसी वजह से जरदारी साहब ने बरीयत की दरख्वास्त भी दे दी कि वो तो अब नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया तो उनके केस जस्टिफाई नहीं करते। ये जो फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस है ना ये नैब के दायरा इख्तियार से निकल गए थे। तो अब उसके अंदर अब कहा गया जी कि हम उसके अंदर तरमीम लेके आएंगे ताकि वो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर उसको रोका जा सके। तो खबरें और भी है लेकिन आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तब तक तजवीज़ के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।